Hello everyone, welcome back to Auto AS Academy YouTube channel. So here we are in our roundup series and आज है हमारा लास्ट लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने सारे के सारे फैक्ट जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके इंपॉर्टेंट थे आपके प्रीलिम्स के लिए वो हमने सारे रिवाइज कर लिए हैं। नाउ आज हम एक लास्ट चैप्टर करेंगे दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ऑल। सो वी विल कंप्लीट दैट पोर्शन। इन पर्टिकुलर लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जितने भी हमने अभी तक लेक्चर्स करे हैं कंप्लीट, यू हैव टू डाउनलोड द ऑटो एस अकेडमी ऐप। उसमें आपको जाके मिलेगा HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का फोल्डर। फ्रॉम देयर वहाँ पे एक फ्री रिसोर्स मटेरियल करके एक फोल्डर होगा, वहाँ से ये सारी की सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर पीडीएफ्स को बार बार रिवाइज कीजिए टिल आपका जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता है। रीजन बीइंग जितने ज़्यादा आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फैक्ट्स, आर्टिकल्स एंड ऑल, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी एंड विच विल बी द बेनिफिशियल पोर्शन फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। सो वी विल स्टार्ट विद द यूपीएससी एंड एसपीएससी। ठीक है, सो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हम कवर करेंगे दैट इज आर यूपीएससी एंड ये जो मेंशन है हमारा, दिस इज मेंशन इन द पार्ट 14 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 315 से लेके 323 के बारे में इसमें बात की गई है। सो नाउ अब आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जो स्टेट बेस पे है, सो आपको यूपीएससी का भी आइडिया होगा। इट इज बेसिकली रिक्रूटिंग एजेंसी, ठीक है, मेरिट बेस उस पर ये चलती है। ठीक है, सो दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली दैट इज इन 315 to 323 आर्टिकल। इसको वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है, बिकॉज यू ऑल्सो नो व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्शन तो यूपीएससी इज द बिकॉज हम तो उसको वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम भी कहा जाता है। कंपोजिशन इसका क्या है, चेयरमैन है इसमें और अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हो कितने होंगे, 9 to 11 हो सकते हैं। टर्म कितनी है इनके, 6 years है एंड एज है 65 years। सो दीज आर द नॉर्मल पॉइंट्स। अपॉइंट कौन करता है, इनको हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। चेयरमैन हमें पता है प्लस कुछ मेंबर्स होंगे और इनका जो टेन्योर है दैट इज 6 years और 65 years की एज। इनमें से जो भी जल्दी खत्म होगा वो ही अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिमूवल। रिमूवल कैसे किया जाएगा किस किस बेसिस पे इनको रिमूव किया जाएगा, इफ एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, एंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट। आपको भी पता है कि जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, यू कैन नॉट बी इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो। इफ ही गेट्स अनफिट बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, माइंड और बॉडी से वो अनफिट ही हो जाए अपनी पोस्ट के लिए, मिसबिहेवियर के लिए। इन दिस लास्ट केस जो मिसबिहेवियर वाला केस है, जो प्रेसिडेंट है उनको ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी के लिए भेजना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट को आप ही पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑफिसर का जो बिहेवियर था वो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर आपको एडवाइस देगा कि हाँ जी आपको इनको निकालना है या नहीं निकालना है, इनको रिमूव करना है नहीं करना है। सो व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ मिसबिहेवियर ऑफ एनी सिविल सर्वेंट, द रोल प्लेड बाय इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फंक्शंस, एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, सेंट्रल सर्विसेज के लिए, पब्लिक सर्विस ऑफ यूनियन टेरिटरी हेल्ड बाय द यूपीएससी। ये ध्यान रखना, पब्लिक सर्विस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर हेल्ड बाय द यूपीएससी। This is the important point. All disciplinary matters affecting a person in civil capacity are dealt by the UPSC. जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं उनका अगर कोई सिविल कैपेसिटी में कुछ डिसिप्लिन मैटर है वो कौन देखेगा, हमारी यूपीएससी देखेगी। एज इज द स्टेट इन मैटर्स रिलेटिंग टू द ज्वाइंट रिक्रूटमेंट, जहाँ हम पढ़ेंगे आगे अभी जेपीएससी है, ज्वाइंट रिक्रूटमेंट्स में इसको किसको हेल्प करेगा, ये स्टेट को भी हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूपीएससी। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है एज, रिमूवल एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें इसकी बात भी किसमें गई है, की गई है 315 और 323 में ही, पार्ट 14 में ही ये मेंशन्ड है। कंसिडर्ड एज द वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन द स्टेट। यूपीएससी के लिए हमने पढ़ा था कि वॉच डॉग इन द मेरिट सिस्टम ऑफ द नेशन। ठीक है, बट दिस ये क्या आ जाएगा अब, व्हेन इट कम्स टू द स्टेट इट इज अ स्टेट स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, एक चेयरमैन है, कौन अपॉइंट करेगा, हमारे गवर्नर। यूपीएससी के केस में कौन अपॉइंट कर रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट। 1/2 ऑफ द मेंबर्स शुड बी सच पर्सन्स हु हैव हेल्ड ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एटलीस्ट 10 years। मींस इसमें एक चीज और अप्लाइड है कि जो हाफ ऑफ मेंबर्स होंगे एसपीएससी के, या तो वो सर्विसेज में रह चुके हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या फिर स्टेट के कितने टाइम के लिए, 10 years के लिए। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। टर्म इनकी भी कितनी है, 6 years और 62 years। व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी इट वाज 65 + 6। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट रिमूवल के ऊपर भी बात वही है, एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट की बात है, पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर वो होंगे मिसबिहेवियर के लिए मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी. So that was all about the SPSC also. Now next is Joint State Public Service Commission. और इसका मतलब क्या है, मान लो दो स्टेट्स ने इकट्ठे कोई एक स्टेट सर्विस बस बनाया है, मीन्स दो स्टेट्स मिलके एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन में जब काम कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो कैन बी डन. सो JSPC इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप ऑन डिमांड बनवाएंगे. ठीक है, मान लो दो स्टेट्स ने उनको डिमांड किया कि हाँ जी वी नीड अ ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उस केस में आप इनको बनाएंगे. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर ऑफ JSPC. अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं. 6 years और 62 ईयर्स का ही इसमें भी जो रिमूवल और मतलब 60 ईयर्स जो इनका एक एज है, किस एज तक वो काम कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, 62 ईयर्स तक, या फिर 62 नहीं कंप्लीट होता है तो 6 ईयर्स का जो है वो टेन्योर इनका इसमें मेंशन्ड है. प्रेसिडेंट कैन रिमूव और सस्पेंड देम. प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई है, बेशक ये स्टेट के लिए बनाए जाएंगे लेकिन पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास. सबमिट द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, डिटर्मिन्स द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ JSPC. मतलब प्रेसिडेंट ही बताएंगे कि हाँ जी इनमें कितने मेंबर्स होंगे. सो ये ध्यान रखिएगा जब व्हेन इट कम्स टू द ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो सारी की सारी पावर चली जाती है प्रेसिडेंट के हाथ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये बनाए स्टेट्स के लिए जाएंगे. ठीक है, नाउ एक चीज वर्ड हम और पढ़ते हैं, दैट इज द ट्रिब्यूनल्स. लेकिन आपको एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ट्रिब्यूनल इज स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन से था कि बाद में ऐड किया गया है. सुन यस, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. इट वॉज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब नॉट प्योरली जुडिशियल लेकिन आधा आधा. सो क्वाजीज आप ये समझिए, दैट इज सेटअप टू डील विद द प्रॉब्लम सच एज रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स. ये दो चीजें ध्यान रखना, दो पॉइंट्स हैं, इसी के ऊपर आगे आपको आर्टिकल्स का एड ऑन मिलेगा. इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन एडजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, डिटर्मिनिंग राइट्स बिटवीन द कंटेस्टिंग पार्टीज, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, रिव्यूइंग एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये सब. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के ऊपर अगर बात किया जाएगा तो 42nd अमेंडमेंट 1976 ने ट्रिब्यूनल्स को इसमें ऐड किया गया था. इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. आप इसमें कंफ्यूज होंगे, कभी कभी क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की जाएगी तो इट इज नॉट अ पार्ट. कब ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. आर्टिकल क्या है, 323A डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड 323B डील्स विद द अदर मैटर. ये ध्यान रखिएगा व्हेन इट कम्स टू द ए से याद रखिएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जब बात आएगी तो 323A ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट ने ऐड किया था, और 323B इज विद द, अगर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ के अगर बाकी मैटर्स पे काम करना है तो हमारा 320B रोल प्ले करेगा. नेक्स्ट इज अंडर 323B के अदर मैटर्स जो है स्टेट लेजिस्लेचर, वो क्या है, टैक्सेशन है, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड सर्व, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स. ए का हमने पढ़ लिया, इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. देखिए व्हेन इट कम्स टू द बी तो ये हैं, या बाकी कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिसके ऊपर आप ये चीज बना सकते हैं. 323 एंड 320P डिफर इन द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट. पहले पढ़ते हैं. व्हाइल 323A कंटेम्पलेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर अ पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली. तो 323 जो हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, तो यस इट पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए है, लेकिन 323B फॉर सर्टेन अदर मैटर्स, जो हमने अभी ऊपर 8 मैटर्स भी पढ़े या उसके अलावा भी बनाए जा सकते हैं. 323 कैन बी एस्टेब्लिश ओनली बाय पार्लियामेंट. जो 323A के जो हमारे बनेंगे ट्रिब्यूनल्स दैट वाज ओनली बाय अ पार्लियामेंट, लेकिन 323B जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बना सकते हैं. Next, under Article 323A, only one tribunal for the center and one for each state or 2 or more states may be established. मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पे बनाना तो सेंटर के लिए कोई एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, और स्टेट के लिए एक या दो आप बना सकते हैं. There is no question of the hierarchy of tribunals, whereas under Article 323B a hierarchy of tribunals may be created. Means अगर hierarchy of tribunal की किसके पास कितनी पावर, और hierarchy कौन टॉप पे है कौन सेंटर पे है, कैसे वो जो hierarchy है वो 323B में आप अप्लाई कर सकते हैं. So basically this is the difference between the court of law and tribunals के बीच में. So what is a court of law?
A court of law is part of a traditional judicial system whereby judicial powers are derived from the state, and the same is administrative tribunal is agency created by the statute. तो ये आप एक बार रीडिंग में मारेंगे आपको समझ आएगा. दिस इज अ सिविल नेचर स्पेशल मैटर विद, ये स्पेशल कुछ मैटर्स पे बनाया जाता है. लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ आपको पता है कि फुल की पूरी जुडिशरी उसी के ऊपर ही डिपेंड हमारी करती है. जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो बनेंगे दैट इज एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ट्रेंड इन लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई एक्सपर्ट आ जाएगा ट्रिब्यूनल में. कोर्ट ऑफ लॉ के लिए क्या, जो कोर्ट में हमारे लोग बैठेंगे दे आर प्रॉपरली क्वालिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफिस ओनली. लेकिन जब ट्रिब्यूनल की बात आएगी सो सम एक्सपर्ट्स एंड या वैसे बैठेंगे. सो इस पर्टिकुलर टेबल को अगर आप एक बार रीडिंग मारेंगे यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ एंड द ट्रिब्यूनल. सो नेक्स्ट आवर बॉडी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो बात की गई है दैट इज इन द पार्ट 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक. एंड जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट की डेट है दैट इज द 25 जनवरी 1950. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि पार्ट 15 में है, डेट कब बनाया गया था एंड द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल्स है जिनके बारे में इस बात की गई है. सो बेसिकली देखो 324 इज द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इलेक्शन कमीशन. नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इलेक्टोरल रोल के लिए क्या है हमारा 18+ होना चाहिए और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का. ठीक है. इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल लेजिस्लेटर, तो ये सारी चीजें मेंशन है, वी विल स्टडी इन द डिटेल. सो दीज आर द पर्टिकुलर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दी गई है 326 में. ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जस्ट गिव अ रीडिंग. सो ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट हैज अ मल्टी मेंबर बॉडी. इस टाइम पे क्या है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. और सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है दैट इज इन द न्यू दिल्ली. सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंपोजिशन क्या है. ठीक है. और कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ये तो आप लोगों को पता ही है. अपॉइंटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. टेन्योर क्या है 6 years और 65 years है. एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी पर्क्स एट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मैंने आपको पहले भी कहा था कि वेन एवर यू प्रिपेयर दीज नोट्स तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी के बराबर तो नहीं. जैसे हमने बहुत जगह पढ़ा है कि ये सैलरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ की तरह होनी चाहिए, रिमूवल जजेस की तरह होना चाहिए. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज फॉर द पार्लियामेंट. इनकी सैलरी भी सेम है और इनका जो रिमूवल है दैट इज ऑल्सो सेम विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फंक्शंस क्या है, इंडिया सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स ऑफ एवरी स्टेट. आपको पता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शंस होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है. जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये सिर्फ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन करता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. इट प्रिपेयर्स इलेक्ट्रोल रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, आप सबके पास अपने वोटिंग ID कार्ड्स होंगे, यू ऑल्सो नो कि इसमें वो, तो ये सब कौन करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट डिसाइड्स ऑन द लोकेशन, polling stations, assignment of voters to the polling station, location of counting centers, arrangement to be made in and around polling stations and counting counters and all allied matters. तो पोलिंग के रिलेटेड जो उस दिन पर्टिकुलर आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तब से लेके इलेक्शंस कंडक्ट कराने तक सारा का सारा रोल हमारा किसका आ जाता है, हमारे इलेक्शन कमीशन का. नेक्स्ट, ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स. जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है कि वो स्टेट पार्टी होगी या नेशनल पार्टी होगी, वो भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उनको सिंबल्स देना कि हाँ जी अगर कोई नई इंडिपेंडेंट पार्टी है कि अगर आम आदमी पार्टी को झाड़ू का सिंबल मिला है तो किसने दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही. द कमीशन ऑल्सो हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद द थिंग, लेकिन जो फाइनल अलॉटमेंट है उसको जो ऑथराइज करता है दैट इज आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द कमीशन ऑल्सो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन द मैटर ऑफ द पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन. मान लीजिए इलेक्शन हो गया, उसके बाद अगर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर बात आ गई तो भी कौन दिखेगा, हमारा ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है. इट इश्यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स जो कि बनाए जाते हैं इलेक्शंस के दौरान कि क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं. इट सेट्स लिमिट ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर. आपको अगर आइडिया होगा तो जब भी आपको इलेक्शन लड़ेंगे उसमें आपके लिए एक लिमिट दी जाती है कि आपका जो एक्सपेंस होना चाहिए इसके बीच का होना चाहिए. सो दैट इज ऑल डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.
नाउ नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको इतना ही पढ़ना था. सो फॉर इफेक्टिव implementation of the various safeguards provided in the constitution for the SC and STs, various other protective legislations, the original constitution had provided the appointment of a स्पेशल ऑफिसर अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बोलने का मतलब SC ST के लिए सिर्फ पहले एक ऑफिसर की बात की गई थी, जो कि आर्टिकल नंबर 338 अंदर बोला गया था कि हाँ जी एक ऑफिसर होगा जो कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दोनों को देखेगा. देन उसके बाद it was proposed to amend the article 338 and put the place multi-member commission, and it was renamed as the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe. जब अमेंडमेंट आई उसके बाद आर्टिकल 338 में जो हमारे एक सिंगल ऑफिसर बॉडी थी उसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बोला गया. और ये अमेंडमेंट कौन सी थी? दैट वाज the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe was given constitutional backing. This is very important by the Constitution Amendment Act 65th Amendment 1990. The previous Bhola Paswan Shastri Commission was replaced by the National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, chaired by Shri Ramdan. This was the committee made for this particular process. और अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि National Commission SC ST के साथ कौन सी कमेटी हमारी एसोसिएटेड है, दैट वाज भोला पासवान शास्त्री कमीशन. ठीक है, इसी के बाद इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की बात आई थी एंड 65th अमेंडमेंट ने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी दे दी थी. नेक्स्ट अमेंडमेंट वाज 89th अमेंडमेंट 2003 जिसने इनको अलग किया था. नाउ देयर इज वन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड वन इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि पहले था एक स्पेशल ऑफिसर, उसके बाद क्या हुआ, एक कमीशन बनाया गया जो भोला पासवान कमीशन के बाद बना NC SC ST. ये कंबाइंड था. दिस वॉज डन बाय 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 89th अमेंडमेंट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया. तो NC SC एंड NC ST और एक आर्टिकल ऐड हुआ दैट इज 338 ANR कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन प्लस 3. ठीक है, एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी अ वुमेन. ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कमीशन में अप्लाइड है कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ 1 women. The chairperson, the vice chairperson and the other members hold office for 3 years. ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट. आपने 5 साल पढ़ा होगा, 6 साल पढ़ा होगा, बट यहाँ पे कितना है 3 years. द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म. सिर्फ आप 2 बार वहाँ पे मेंबर बन सकते हैं, उसके बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट. द चेयरपर्सन हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबरी का उनको रैंक दिया गया है. वाइस चेयरपर्सन हैज द रैंक ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. अदर मेंबर्स हैव द रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So that was with the NCSC. Next is National Commission for Backward Classes. अगर आप सबको याद होगा तो we already have discussed the Mandal Commission and उसी के बाद 102 Constitutional Amendment Act आई थी and इसने Constitutional Status दिया था NCBC को. 3 amendments पड़ी, 65, 89 and 102. Confuse मत कीजिएगा. इसमें इनको कंबाइंड को मिली थी, इसमें NCST को भी मिली थी एंड हियर इट इज द NCBC. इट हैज अथॉरिटी टू एग्जामिन कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर्स रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती थी पहले. नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कब बनी 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद. नेक्स्ट कमीशन कंसिस्ट ऑफ 5 members, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर 3 members. और किसके बराबर है, जो इनकी कंडीशंस है वो कौन बताएंगे, हमारे प्रेसिडेंट ही इनकी कंडीशंस आते हैं कि इनको किस कंडीशन में काम करना है. 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड 338B एंड 342A. 338A हमने पढ़ लिया था, वॉज NCST. 338B अथॉरिटी टू NCBC टू एग्जामिन कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर. मतलब बेसिकली 338B ने NCBC को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था. एंड व्हेन इट कम्स टू द 342A एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन द वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. आपको भी पता है अगर हमें किसी भी स्टेट में कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बनानी है तो उसका फाइनल ऑथराइजेशन या उसका जो स्टार्ट है वो किसके पास पावर है, हमारे प्रेसिडेंट के पास. He can do this in the consultation with the governor of the concerned state. Law enacted by parliament will be required if list of backward classes is to be amended. Done? So that's all with our constitutional bodies. हमने क्या क्या कवर किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, SPSC and NCSC,
NCST and NCBC. तो these 6 constitutional bodies we have covered and these are the important bodies. बाकी जो I think we have done. So that's all about. This is the particularly last lecture of this roundup series जिसमें हमने सारे के सारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. नाउ इसके बाद जो लास्ट सेशन आएगा दैट इज ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हमने सारे फैक्ट्स हमने रिवाइज किए हैं. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. रिवाइज कीजिए, डाउनलोड कीजिए PDF ऑटोएस अकेडमी आपको डाउनलोड कीजिए. पहले वहाँ पे HCS टेस्ट प्रीलिम्स का आपको मिलेगा. देयर यू विल गेट द प्रीलिम टेस्ट सीरीज. वहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं.